हेलो दोस्तों, मैं दीपांशु मंजेड़ा आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनसे जितने भी एमसीक्यूज़ आए थे आज हम वो सॉल्व करेंगे और उनका थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है 2022 में पूछा था कि निम्नलिखित में कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक सोडियम क्लोराइड है, ग्लूकोज है, स्टार्च है और बेरियम नाइट्रेट है। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? विषमांग विलयन होते हैं, मतलब कि और इनमें जो कोलाइडी कण होते हैं उनकी गति क्या होती है? धीरे धीरे वो बहुत ही मंद गति से विसरित होते रहते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। और ये क्या दर्शाते हैं? टिंडल प्रभाव को भी दर्शाते हैं। तो इसमें जो स्टार्च है ऑप्शन नंबर 3 वो क्या है? कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अल्कोहल जल में विलय क्यों होते हैं। मतलब कि जो हमारे पास अल्कोहल है, यानी कि अल्कोहल क्या होते हैं? आर कोई भी एल्किल समूह और उसके साथ OH। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कोई अल्कोहल है। ठीक है, अब हमें ये बताना है, हमें फैक्ट दे रखा है कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं। अब इसका कारण बताना है। तो क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं वो जल के साथ, यानी कि जो वाटर होता है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण क्या हो जाते हैं? वो एकदम से घुल जाते हैं। किसके साथ? पानी के साथ बहुत जल्दी घुल जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ तो ROH है। अगर मैं इस O को कुछ इस तरह से अगर हम बनाएं और इधर कोई पानी का समूह जुड़ा है, अब मैं यहाँ से फिर यहाँ पर पानी का एक अणु बनाता हूँ OH और H। यहाँ पर ये हो गया H2O। फिर इसके साथ ऐसे ही यहाँ पर पूरी सीरीज़ में यहाँ पर जुड़ जाएगा OH और इसी तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है। तो ये जो O और H के बीच में ये जो हमें बॉन्ड दिख रहा है इसी को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और इसी के कारण जो अल्कोहल होता है वो जल में क्या होता है? विलय होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा, क्योंकि अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ यानी कि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड में जो ये यौगिक है इसमें केंद्रीय परमाणु क्या होता है? Fe। ये जो दे रखा है इसकी हमें उपसय संयोजन संख्या बतानी है। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक पूछी जाती है हमसे केंद्रीय परमाणु की जो होती है उपसय संयोजन संख्या और दूसरी पूछी जाती है ऑक्सीकरण संख्या। दोनों में ही बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो उपसय संयोजन संख्या किसे कहते हैं हम? कि कोई भी यौगिक है, जैसे यहाँ पर हमारे पास है K4 जो दिया है K4FeCN6। ठीक है, तो इसमें Fe की जो उपसय संयोजन संख्या होगी यानी कोऑर्डिनेशन नंबर हम किसे कहते हैं? कि जो लीगैंड होता है, लीगैंड के कुल नंबर, जितना भी लीगैंड के कुल नंबर होंगे वो किसके साथ ऐड होते हैं? केंद्रीय परमाणु के साथ। तो जितने भी नंबर होंगे वो केंद्रीय परमाणु की, यानी कि ये जो सेंट्रल एटम है इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। जैसे अगर यहाँ पर कोई एक अलग यौगिक मानते हैं, जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ FeCN6, यहाँ पर H2O6, तो इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पर Fe की उपसय संयोजन संख्या देखी जाए तो 6 और 6 12 हो जाएगी, लेकिन हमें इस यौगिक में पूछी है तो हमें कितनी बतानी है? Fe की उपसय संयोजन संख्या। तो यहाँ पर Fe की उपसय संयोजन संख्या कितनी होगी? 6, यानी कि ऑप्शन थर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें ऑक्सीकरण संख्या नहीं पूछी है। ऑक्सीकरण संख्या के लिए हम इस तरह से नहीं निकालते हैं, लेकिन उपसय संयोजन संख्या हमें याद रखनी है कि केंद्रीय धातु परमाणु, ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है इससे जुड़े हुए लिगैंड की संख्या को ही हम उपसय संयोजन संख्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेलिन क्या है? तो फॉर्मेलिन क्या होता है? एक बेसिक फॉर्मल्डिहाइड का विलयन होता है। तो जो फॉर्मल्डिहाइड विलयन होता है उसका जो 40% जो विलयन होगा उसको हम फॉर्मेलिन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही मतलब कमर्शियल यूज़ में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है फॉर्मेलिन का। ठीक है, तो फॉर्मेलिन क्या है? % फॉर्मल्डिहाइड विलयन है, सोल्यूशन है किसका? फॉर्मल्डिहाइड सोल्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये 2020 में पूछा गया था कि कोहरा निम्नलिखित में किस प्रकार का कोलॉइडी तंत्र है। अब हमें बताना है कि कोहरा, ये कुछ हमारे पास दिए गए हैं एरोसोल, जेल, इमल्सन और सॉल्ट। तो इसमें से हमें बताना है कि कोहरा किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एरोसोल के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? एरोसोल के होते हैं कोहरा, धुंध, बादल, स्प्रे और द्रव, जो जितना भी होता है वो सारे एरोसोल के उदाहरण होते हैं। जेल के उदाहरण क्या क्या होते हैं? जैसे हो गया पनीर, मक्खन और बूट पॉलिश और जेली, जितनी भी इस प्रकार की चीज़ें हैं वो किसके उदाहरण होते हैं? जेल के। इमल्सन यानी कि पायस कहते हैं जिसको हम हिंदी में, तो इमल्सन के जो उदाहरण है यानी कि एग्जाम्पल ऑफ इमल्सन, तो क्या हो जाएगा? दूध हो गया, दवाइयाँ हो गई, और जो इमल्सीकृत तेल होता है यानी कि पायसीकृत तेल होता है उसको हम क्या कहते हैं? वो किसके उदाहरण होते हैं? इमल्सन के उदाहरण। दवाइयाँ, दूध और पायसीकृत तेल और आदि चीज़ें क्या होती हैं? इमल्सन के उदाहरण होते हैं। सॉल्ट के उदाहरण क्या क्या होते हैं? गोल्ड सॉल हो गया यानी कि सोने का, सिल्वर होता है, सॉरी सल्फर सॉल होता है, स्याही होती है और पेंट होता है। ठीक है, ये किसके उदाहरण है? सॉल्ट के। तो यहाँ पर पूछा था कि कोहरा निम्नलिखित में किस प्रकार का कोलाइडी तंत्र है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एरोसोल। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? एरोसोल। ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हैं कि जेल के उदाहरण क्या क्या हैं, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो जेल के उदाहरण एक बार फिर से बता देता हूँ। पनीर, मक्खन, जो बूट पॉलिश हो गई, जूतों की जो पॉलिश होती है वो जेल का उदाहरण है। जो जेली होती है वो भी जेल का उदाहरण है। पायस के उदाहरण क्या क्या हैं? दूध है, दवाइयाँ हैं, और जो पायसीकृत तेल होता है वो इमल्सन के एग्जाम्पल है। ठीक है, सॉल के उदाहरण क्या क्या हैं? गोल्ड सॉल, स्याही, पेंट हो गया, सल्फर सॉल, ये क्या होते हैं? सॉल के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेलिंग विलियन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग विच वन रिड्यूसेस फेलिंग सोल्यूशन। तो फेलिंग विलियन को अपचयित कौन करता है? फेलिंग विलियन होता क्या है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? फेलिंग विलियन कहते हैं। तो इनमें से यानी कि सारे क्या हैं? एसिड्स हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो जो फेलिंग विलियन को अपचयित करता है वो होता है हमारे पास फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? फेलिंग विलियन को आसानी से अपचयित कर देता है। बाकी सारे अपचयित नहीं करते, इनका ऑक्सीकरण होता है। किसके साथ? CuO के साथ। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण होगा, बेंजोइक एसिड का होगा, ऑक्जेलिक एसिड का होगा, लेकिन वो उसको रिड्यूस नहीं करेंगे यानी कि अपचयित नहीं करते। केवल जो हमारे पास फॉर्मिक एसिड होता है वही क्या करता है? इसको अपचयित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक अभिक्रिया दे रखी है, ये क्या है? ईथर है। ठीक है, ईथर का क्या होता है? सिंपल R, ये कोई एल्किल ग्रुप है, O होता है बीच में और फिर से एल्किल ग्रुप होता है। अब ये सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दोनों सेम है, यहाँ पर इधर भी एथेन है, इधर भी एथेन है, तो ये क्या हो जाएगा? डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ेंगे हम डाई एथिल ईथर। इसका हम हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में? हम करवाते हैं रेड फॉस्फोरस और HI की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर हमको पूछा है कि इस अभिक्रिया में इस X का क्या मतलब है, इस X की जगह क्या आएगा? तो ये इथाइलिन क्या है? इथाइलिन हमारे पास होता है यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एथेन होता है C2H6। ठीक है, प्रोपेन होता है C3H8 और ब्यूटेन कितना होता है? C4H10। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूटेन कितना हो जाएगा? C4H10। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी हमको बताना है कि 2x यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये जो 2x है इस x की जगह पे क्या आएगा? तो अभी हम ढंग से देखेंगे, तो ये जो x है x की जगह पे आएगा एथेन। ठीक है, एथेन आएगा, ना इथाइलिन आएगा, ना प्रोपेन आएगा और ना ही ब्यूटेन आएगा। इस अभिक्रिया में ये जो है हमारे पास डाई एथिल ईथर, अगर हम उसकी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? लाल फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में, तो हमको एथेन के 2 अणु प्राप्त होते हैं और साथ में जल भी प्राप्त होता है। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इसमें कि ये हर बार आती है, हर बार पूछा जाता है ये, तो इसको याद रखेंगे हम। तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो X है उसकी जगह पे आएगा एथेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर पूछा गया है बेरी-बेरी रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो बेरी-बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। अब विटामिन बी की कमी से तो हमें पता है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। ठीक है, तो अब हमें इसमें से बताना है कि किसके कारण बेरी-बेरी रोग होता है। तो एक बार सबसे पहले इन सभी विटामिन की कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी-बेरी रोग। ठीक है, बेरी-बेरी रोग। विटामिन B2 की कमी से होता है जीभ में क्या होती है, सूजन, जीभ में सूजन। ठीक है, और होठों और जो मुंह के जो किनारे होते हैं वहाँ पर किनारे फटने लगते हैं। ठीक है, विटामिन B2 की कमी से। B6 की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है और नींद का कम हो जाना। ठीक है, और घबराहट, विटामिन B6 की कमी से। ठीक है, और विटामिन B12 की कमी से जीभ और मुंह में क्या होने लगते हैं, छाले होने लगते हैं। तो हमें हमारा आंसर मिल गया है विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी-बेरी रोग होता है। तो सही आंसर क्या है, विटामिन B1। लेकिन साथ ही हमें ये भी याद रखना है कि विटामिन B2 की कमी से कौन से रोग होते हैं, विटामिन B6 और विटामिन B12। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नवा क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। तो कोलाइड विलयन के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन अब जानेंगे द्रव स्नेही कोलाइड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है, द्रव स्नेही कोलाइड क्या होता है, वो पदार्थ होते हैं जिनको अगर हम पानी के साथ मिला दें तो वो कोलाइड विलयन बना देते हैं। ठीक है, तो इनमें से जो द्रव स्नेही कोलाइड होगा वो होगा हमारे पास गोंद। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर हम गोंद को पानी में मिलाते हैं या पानी के या कोई परिक्षेपण विलयन हो हमारे पास, उसमें अगर हम गोंद को मिला दें तो वो क्या बना देता है, हमारे पास कोलाइड विलयन बना देता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोंद। आगे बढ़ते हैं। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण का प्रयोग किसके विरचन के लिए किया जाता है। तो ये जो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस या संश्लेषण हम कहें तो इसका प्रयोग हम किसे बनाने के लिए करते हैं, प्राथमिक एमीन बनाने के लिए करते हैं। तो जब हम गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया को यूज करते हैं तो हमें शुद्ध प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। ठीक है, बिना किसी द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक जो अमोनियम लवण होते हैं उनके अलावा हमें उनके अतिरिक्त हमें क्या प्राप्त होता है, अतिरिक्त नहीं कहेंगे, उन सभी को छोड़कर हमें केवल और केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, वो भी शुद्ध रूप में क्या होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इसलिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्राइमरी एमीन या प्राथमिक एमीन। आगे बढ़ते हैं। एस्पिरिन, एस्पिरिन एक दवाई है जिसका नाम हमने बहुत बार सुना होगा। तो अब देखते हैं वो है क्या। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, ज्वरनाशी, प्रतिजैविक, पूर्तिरोधी, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक एंड एंटीसेप्टिक। तो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास ज्वरनाशी, यानी कि एंटीपायरेटिक होती है क्या, एस्पिरिन। ठीक है, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक होते हैं और कुछ एंटीसेप्टिक होते हैं, जिससे कि मतलब जो हमारे पास जो जहाँ पर चोट लगती है तो वहाँ पर हम एंटीसेप्टिक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ताकि जो संक्रमण है यानी कि वो फैले ना, ज़्यादा घाव ज़्यादा बढ़े ना, इसलिए हम वहाँ पर पूर्तिरोधी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रतिजैविक भी होते हैं और ज्वरनाशी। तो एस्पिरिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, एस्पिरिन क्या है, तो एस्पिरिन एक ज्वरनाशी है। सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर कि CO और 4 में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो ये है पोटेशियम, ये है कोबाल्ट और ये है कार्बोनिल। ठीक है, इस CO और इस CO में बहुत बड़ा अंतर है। ये CO क्या है, कोबाल्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी धातु को अगर हम उसके प्रतीक से दर्शाते हैं और उसमें एक से ज़्यादा अक्षर आते हैं तो जो मेन अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर का होता है और दूसरा स्मॉल लेटर में, लेकिन यहाँ पर दोनों ही कैपिटल है, इसलिए ये कार्बन बोलेंगे हम इसको और इसको कहेंगे हम ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन साथ होते हैं तो उनको कहते हैं हम कार्बोनिल, इसको क्या कहेंगे हम, कार्बोनिल समूह। तो इनमें कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें जो मेन क्वेश्चन हमें पूछा। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। अभी तक अगर हम कोबाल्ट की यहाँ पर उपसय संयोजन संख्या की बात करें तो वो होगी 4। ठीक है, लेकिन अभी हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो यहाँ पर पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या मान लेते हैं, माननी क्या है, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या हो गई 1 और कोबाल्ट की मानेंगे हम x मान लेते, क्योंकि हमें कोबाल्ट की निकालनी है। और यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमें कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या पता होनी चाहिए। तो कार्बोनिल की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0
और इसके 4 अणु हैं तो 0 × 4, और इस यौगिक में कोई भी आवेश नहीं है तो इधर कितना हो जाएगा 0। ये मेन फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर x का मान आ रहा है -1, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 -1। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वे कहलाते हैं। तो जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी जो एक्टिविटी को बढ़ाता है वो कहलाते हैं अधिशोषक। क्या कहलाते हैं? अधिशोषक। अभी यहाँ पर एक और चीज आती है कि उत्प्रेरक की सक्रियता और क्रियाशीलता दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाते हैं वो तो अधिशोषक कहलाते हैं, लेकिन जो क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं वो वर्धक कहलाते हैं। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है? सक्रियता मतलब कि अगर कोई चीज़ अगर मान लेते हैं हमारे पास कि वो खाली जैसे कोई बॉल है, अगर वो रखी हुई है तो वो क्या है? स्थिर है। अब हमने उस पर धक्का दिया तो वो क्या हो गई? सक्रिय हो गई। अब वो चलने लग गई, गति करने लग गई। अगर हमने उसे लुढ़का दिया तो वो क्या करने लग गई? गति करने लग गई। तो मतलब वो सक्रिय हो गई। अभी तक वो स्थिर थी, अब क्या हो गई? सक्रिय हो गई। और एक होता है क्रियाशीलता को बढ़ा देना, यानी कि वो चल तो रही थी, वो गति कर रही थी कोई चीज़ और हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी तो वो क्या हो गया? क्रियाशीलता हो गई। तो मतलब अगर उत्प्रेरक है, क्या है? उत्प्रेरक है और वो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है, तो उत्प्रेरक को जो भाग लेने के लिए प्रेरित करता है, जो पदार्थ प्रेरित करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधिशोषक कहलाते हैं। तो जो उत्प्रेरक होता है वो अभिकारक के साथ अधिशोषित हो जाता है, जिस कारण उसकी सक्रियता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, वो अभिक्रिया में भाग लेने लगता है। दूसरी तरफ वो भाग तो ले रहा है लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है, तो उत्प्रेरक अगर बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा है तो उसकी क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए जो पदार्थ हम यूज करते हैं वो कहलाते हैं वर्धक। लेकिन क्वेश्चन ये था कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं वे कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अधिशोषक। क्या हो जाएगा? अधिशोषक इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दो बातें हमें ध्यान रखनी है, सक्रियता और क्रियाशीलता, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। सक्रियता को बढ़ाता है अधिशोषक और क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं वर्धक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें फिर पूछा है कॉपर फेरोसाइनाइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है या अवस्था क्या है, ठीक है। तो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ पर पोटेशियम है, Fe क्या है? धातु, जो केंद्रीय धातु है, और यहाँ पर Cn क्या है? लीगैंड है। तो यहाँ पर अगर हम उपसय संयोजन संख्या की बात करें तो वो तो 6 होगी, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या अब हम निकालेंगे। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1, और यहाँ पर क्योंकि 4 पोटेशियम है, प्लस Fe की अगर हम x मान के चलें तो यहाँ पर Cn क्या है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, और यहाँ पर 6 अणु हैं और यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए इक्वल टू में 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 + x और -6 = 0। तो x और यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 6 है, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा = 0। तो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आ गई हमारे पास +2। कितनी आ गई? +2। तो यहाँ पर आयरन की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो हो जाएगी +2, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक अम्लीय है, ठीक है। तो सर्वाधिक अम्लीय की बात करेंगे हम यहाँ पर। तो जो अल्कोहल होते हैं वो सबसे दुर्बल अम्ल होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अल्कोहल की बात करें, यहाँ पर एथेनॉल पूछा है, तो एथेनॉल की बात करते हैं हम। कितना? C2H5 और OH, ये है एथेनॉल, ठीक है। इससे ज़्यादा अम्लीय होता है मेटाक्रिसॉल। मेटाक्रिसॉल क्या होता है? हमें सिंपली फिनॉल बना लेना है, ठीक है। फिनॉल आता है हमें, और मेटा, जहाँ पर ये जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर हमें CH3 लगा देना है, तो ये क्या हो जाएगा? मेटाक्रिसॉल हो जाएगा, ठीक है। कैसे? कुछ इस तरह से, ये बना हमारा फिनॉल और यहाँ पर मेटा पोजीशन पे हमने लगा दिया CH3, ये होता है क्रिसॉल। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय यहाँ पर होगा, जो पहले मैं आंसर बता देता हूँ, तो जो आंसर होगा वो होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ये सबसे ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। इसके बाद जो अम्लीय होगा वो होगा फिनॉल, फिर मेटाक्रिसॉल और लास्ट में एथेनॉल। तो यहाँ पर जो सबसे
दुर्बल अम्लीय होगा वो होगा एथेनॉल। ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। यहाँ पर एम क्रिसॉल या मेटाक्रिसॉल से ज़्यादा अम्लीय होगा फिनॉल, और फिनॉल से ज़्यादा अम्लीय कौन होगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एक बार बना देते हैं। सबसे पहले हमको फिनॉल बना लेना है और ऑर्थो की जगह हमें NO2 लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है हमसे, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास टॉलन अभिकर्मक। तो यहाँ पर अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन क्या होता है, इसको अगर मैं दर्शाऊं तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से Ag, ठीक है, NH3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है और OH नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा? टॉलन अभिकर्मक। फिलिन विलयन अभिकर्मक क्या होता है? CuO कॉपर ऑक्साइड। शिफ अभिकर्मक होता है, एक होता है हमारे पास रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन, जिससे कि हम अगर सल्फर डाइऑक्साइड से अगर उसको रंगहीन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? शिफ अभिकर्मक बन जाता है। और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमें पता है क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ये कोई एल्किल ग्रुप है, ये हैलाइड है और ये मैग्नीशियम है। तो ये क्या कहलाता है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। लेकिन हमसे पूछा था कि अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट विलयन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, ये होता है टॉलन अभिकर्मक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे जितने भी हम पुराने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसकी मैं अलग से वीडियो बनाता रहूँगा।